हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज 14th अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, तो थोड़ा सा ना आपको देखने की, जैसे हमारे यहाँ डीजीसीआई जो डिपार्टमेंट है सीडीएससीओ का, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसे ये ड्रग्स अप्रूव करते हैं। तो और कंट्री से कई बार ना कंपेयर करके पूछ लेते हैं कि मिक्स मैच करके दे देंगे कि आपको कौन सी कंट्री का कौन सा है। तो वैसे ही यूएस में है एफडीए, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है यूरोप की, यूके की है यूके मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। तो ये मेडिसिन से शुरू होगा, ये यूके से शुरू नहीं होगा, तो आप लगेगा कि यूके नाम ही आ रहा है तो हम कर लेंगे। इट वुड बी नेम मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। और जापान की है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी। तो आपको हो सकता है ये मिस मैच करके दे दें, क्योंकि ये कंट्रीज का हमने कहा है कि अगर ये अप्रूवल दे देते हैं तो हमारे यहाँ हो सकता है कि उन वैक्सीन को क्विक अप्रूवल्स मिल जाए। तो वो देखने की जरूरत नहीं है, पता नहीं होने को आगे और कौन कौन से अप्रूवल्स हम लोग दे देते हैं किसी कंपनीज को। बट अभी हमें अगर कंपेरेटिवली आ जाता है किसी भी प्रीलिम्स की स्टेज के लिए, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस। तो अगर आ जाता है तो याद रखिएगा यूएस की एफडीए हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अपने सीडीएससीओ से साथ। ये चारों का वो बना लीजिएगा मैप। क्योंकि जब याद है मुझे, जब थोड़ा सा फाइटर एयरक्राफ्ट का चला था राफेल वगैरह का, तो क्वेश्चन आ गया था प्रीलिम्स में, जिसमें कई कंट्रीज के पूछे हुए थे, जैसे ग्रिपेन किसका है या साब किसका है। तो वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कंपेरेटिव में। उसके बाद एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप का नाम चल रहा है। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट की गई बाय द गवर्नमेंट। ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि किस प्रायोरिटी को पहले पॉपुलेशन को वैक्सीन दी जाए, कैसे प्रोक्योरमेंट करना है, वैक्सीन की सिलेक्शन कैसे करनी है, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे करनी है। और ये कॉन्स्टिट्यूट किसके अंडर द चेयरमैनशिप किसकी है? इट मेंबर हेल्थ ऑफ नीति आयोग। आपको मेंबर याद रखना है ऑफ नीति आयोग। देखिए नीति आयोग में बड़े सारे मेंबर्स हैं, कोई हेल्थ को देखता है, कोई फाइनेंस को देखता है, तो वैसे ही मेंबर हेल्थ। ये मत समझेगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। वीके पॉल इज द मेंबर ऑफ नीति आयोग, ठीक है। इसके को चेयर भी हैं, वो हेल्थ सेक्रेटरी हैं। तो उसके बाद एक एडिटोरियल पे एमटीपी एक्ट का था। एमटीपी एक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें और जाने की जरूरत नहीं है। पेज 10 पे था रेजिनिया डायलॉग, एक और एडिटोरियल भी हम डिस्कस करेंगे। पेज 10 पे था रेजिनिया डायलॉग। ये क्या है कि मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब इसमें कई कंट्रीज, ये अब आप सोचेंगे कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इसका कुछ नहीं पता। कभी कोई कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, कभी कोई कर रही है। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि होस्ट कौन करता है और इसमें कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं। इसके अंदर जो एड्रेस किए जाते हैं चैलेंजेस, वो हैं जो मोस्ट चैलेंजिंग इस टाइम चल रहे हैं, जो ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही है, ठीक है। इसमें एवरी ईयर ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी के बिजनेसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं। और ये होस्ट होता है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर्स को लेकर जो ग्लोबली फेस कर रहे हैं हम लोग, या बहुत चैलेंजिंग इशू है, जैसे इस टाइम कोरोना को लेकर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो उसको लेकर डिस्कशंस होती हैं। और कॉन्फ्रेंस होस्ट कौन करता है? ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बेस्ड इन न्यू दिल्ली। इसके 3 जगह ऑफिस और भी हैं। बट ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ये किसी भी मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है। बट जो ये रेजिनिया डायलॉग वो करता है, दैट इज डन विद द कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दूसरा ये क्लाइमेट जस्टिस का आप लोग बहुत देख रहे होंगे, ये एडिटोरियल पे ही है, एक वर्ड है क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस बेसिकली क्या, आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, कि आपने देखा होगा कुछ आइलैंड्स पानी के अंदर चले जाएंगे, या कहीं पे एक्सट्रीम बारिश होगी, कहीं पे एक्सट्रीम सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट्स आ जाएंगे। दैट इज ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली। आपको पता है जो हमारे आर्कटिक्स हैं या एंटार्क्टिक है, वहाँ पे बर्फ जल्दी पिघल रही है, या हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है फूड की, अगर किसी की फूड की ज्यादा भी हो रही है तो किसी की बहुत कम हो रही है। तो बेसिकली इस क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग को उन चीजों से नहीं जोड़ना है। यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट और यूज टू फ्रेम ग्लोबल वार्मिंग विद एनवायरमेंट और फिजिकल प्रोसेसेस। हमें ग्लोबल वार्मिंग को इसमें जोड़ते हैं क्लाइमेट जस्टिस में एथिकल इश्यूज से, पॉलिटिकल इश्यूज से, कि क्या क्लाइमेट चेंज का अगर हम कॉन्सेप्ट जोड़ रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस में, तो हम जोड़ रहे हैं जस्टिस के साथ, एनवायरमेंटल जस्टिस के साथ, सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है। कि कैसे एक इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट जस्टिस में ये कहा जाता है कि कैसे जो बहुत जिन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया ग्लोबल वार्मिंग के लिए, सबसे ज्यादा अगर वो भुगत रहे हैं तो वो ही कम्युनिटीज भुगत रही हैं। जैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज सच एज वुमेन, इंडिजिनस कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज ऑफ कलर का मतलब कुछ रंग भेद वाले जो बढ़ नहीं पाते, तो वो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज फेस करते हैं, और वो लीस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्लाइमेट चेंज,
ठीक है? इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लाइमेट जस्टिस का यही है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस टाइम क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही हैं, दो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको पता है रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल्स हैं यूएस वाले, यूरोपियन यूनियन वाले, और वो अब ये चाहते हैं कि सारी कंट्रीज़ एक साथ प्लेज करें कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा लगाएँ और हमें हमें ग्लोबल वार्मिंग बचानी है। वो ये नहीं देख रहे कि आप लोग ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, और अब आप चाह रहे हैं कि जो अब डेवलपिंग नेशन से आप डेवलप करने जा रहे हैं, वो उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है, वो कैसे क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं? विदाउट दे वांट कि हमें प्लेजेस भी ना देने पड़े। तो इसके ऊपर अगर कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा ना, बहुत बढ़िया आपके मेंस के लिए लिखने के लिए आई लेट यू नो, बहुत अच्छा सा आर्टिकल लेके आऊँगा। अभी कोई ऐसा आर्टिकल आया नहीं है जो बहुत अच्छी तरह प्रेज़ेंट कर सकें अपने मेंस आंसर राइटिंग में। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ़ क्लाइमेट जस्टिस का देखिएगा कि क्लाइमेट जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, और जितना मैंने लिखा है ये आप इसको मेंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी क्लाइमेट पे आजकल रिसेंटली जितना भी चल रहा है, आपने देखा होगा जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, और वो बड़े अच्छी तरह प्रेज़ेंट भी नहीं करे गए हैं। एक का कुछ अच्छा सा आर्टिकल आता है तो आई लेट यू नो, उसमें हम अपना मेंस के आंसर राइटिंग का निकाल लेंगे। अगर नहीं भी आया तब भी मैं निकाल के आपको दिखा दूँगा कि कैसे आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद इसमें वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज था, तो आपके इकोनॉमी में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये चेंजेस होते रहते हैं कि कितनी पर कैपिटा इनकम होगी, तो वो हाई इनकम इकोनॉमी है। तो 12,536 है डॉलर्स। अगर उतनी है या उससे ज़्यादा है तो वो जिनकी ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, वो हाई इनकम इकोनॉमी है। चाइना उसमें अभी नहीं है, वो 2025 में पहुँचेगी। कोई पूछता है इंडिया, इंडिया नहीं है, इंडिया तो हो ही नहीं सकता अगर चाइना नहीं है तो। हम 2050 के दौरान पहुँचेंगे। उसके बाद एक पेज 12 पे था इंडिया राइनो विजन। ये क्या है? ये इसके बारे में चल रहा था, तो ये 2005 में लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली हमने 3000 ग्रेट वन हॉर्न राइनो स्प्रेड ओवर जो हमारे 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इंडियन स्टेट ऑफ असम में, ठीक है? उनकी पॉपुलेशन जो है हमने 3000 करनी थी। तो याद रखिएगा सिर्फ़ असम को हमने टारगेट किया था इंडियन राइनो विजन में, कि वहाँ पे असम में बेसिकली 7 जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वन हॉर्न राइनो के, हमने उनकी पॉपुलेशन बढ़ा के 3000 करनी थी। ऐसा नहीं है कि असम के अलावा कहीं भी इंडियन राइनो नहीं है, हैं, बट हमने इसमें इंडियन राइनो विजन में टारगेट किया था सिर्फ़ स्टेट ऑफ असम में, और हमने कहा था कि 2020 तक हमने इसकी पॉपुलेशन 3000 लेके आनी है। कौन-कौन से 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं? एक तो काज़ीरंगा, पोबितोरा, ओरांग, मानस, लाओखवा और बुराचापुरी और दिब्रू। ये याद रखिएगा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि लोकेशन कहाँ है। और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसमें सारे ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन-कौन से इसने जिसने कंट्रीब्यूट किया था। बेसिकली याद रखिएगा 3 स्पीशीज़ होती है राइनो की इन एशिया, ग्रेट वन हॉर्न्ड, जावा एंड सुमात्रान। जावा और सुमात्रान तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो जो है वल्नरेबल है आईयूसीएन रेड लिस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर 4 पॉइंट्स में आता है तो 1 पॉइंट हमेशा ये होता है कि किस लिस्ट में आता है आईयूसीएन के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ-कहाँ स्प्रेड है ये? इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ हैं। ये एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़, टाइगर रेंज कंट्रीज़ से पूछ ली जाती हैं, कई बार पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा। और इंडिया में कौन-सा फाउंड होता है? ग्रेट वन हॉर्न राइनो ही होता है, जावा, सुमात्रा नहीं होता है। मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन याद रखिएगा कंसंट्रेटेड इन असम्स काज़ीरंगा नेशनल पार्क। जो इंडिया में जितने भी राइनोज मिलते हैं उसमें से 90% असम के काज़ीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर 4 पॉइंट्स में आएगा और अगर आपको ये वाला पॉइंट पता होगा तो आप बाकी 3 एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकेंगे आंसर। और ग्रेट वन हॉर्न राइनो किस शेड्यूल में हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। इन इंडिया राइनोज कहाँ-कहाँ फाउंड होते हैं? वैसे देखा जाए तो काज़ीरंगा में, पबितोरा में, ओरांग में, मानस में, ये तो असम में है। और जल्दापारा, गोरुमारा ये वेस्ट बंगाल में, और दुधवा उत्तर प्रदेश। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये चल रहा था तो मैंने कहा इसको भी डाल देता हूँ पॉइंट को, ठीक है? और उसके बाद आप मैंने कल देखा था एक क्वेरी थी कि आप सर वो पुरानी डेट्स बता दीजिए। देखिए अगर आप रियली सीरियस हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए और आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप कोई भी ऐसे ईज़ी वे में जाना चाहेंगे। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हमारे जो लेक्चर 2 जनवरी से शुरू हुए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उनको एक-एक लेक्चर सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए मैं आपको डेट बता दूँ, अगर आप कहेंगे दोबारा कहेंगे तो मैं दोबारा बताना शुरू कर दूँगा, आपको डेट्स भी बतानी शुरू कर दूँगा। बट फॉर मी कि मैं यही चाहूँगा आपसे कि आप सारे लेक्चर सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3-3 4-4 लेक्चर्स करके अपना बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हो सकता है कि मैं आपको अगर बैक डेट्स भी देने लग जाऊँगा तो कुछ डेट्स रह जाएँ और वो डेट्स में से ही क्वेश्चन आ जाए। तो इसीलिए आपको मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आपने क्लियर करना है एग्ज़ाम, अगर आप सीरियस हैं, रियलिटी में सीरियस हैं, देखिए बाकी एनालिसिस जैसा नहीं है ये एनालिसिस,
वहाँ पे पता नहीं क्या कचरा दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, क्या पता अच्छा भी दे रहे हों, मैंने नहीं कभी देखे। एक आधी बार देखा तो मुझे आई डिडन्ट हैव सो मच इंटरेस्ट इन दैट। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने क्लियर करना है तो एक-एक लेक्चर सुनिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। कोरोना बहुत चल रहा है, संभल के रहिएगा प्लीज़।